भारत की राजनीति जो आज बहुजनवाद की गिरफ्त में है, उसकी नींव रखने वाले बहुजन नायक कांशीराम जी 9 अक्टूबर 2006 में इस दुनिया से प्रयाण कर गए। लेकिन वर्तमान भारत के राजनीतिक परिदृश्य में आज भी सबकी निगाह में है सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक उत्थान का आंदोलन जो कांशीराम जी ने खड़ा किया, वो आज और भी परिपक्व और गतिशील हो गया है। सत्ता को ही सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र साधन मानने वाले कांशीराम जी, जिन्हें पार्टी के लोग आदर भाव से मान्यवर या साहब कहते थे। राम ये नाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आर स्टैंड्स फॉर रिवोल्यूशनरी एंड एम स्टैंड्स फॉर मिशनरी। तो कांशीराम जी की पर्सनैलिटी ये रिवोल्यूशनरी और मिशनरी ऐसी थी, इसलिए मिशनरी पर्सनैलिटी थी तो उन्होंने मिशन और मूवमेंट को बनाने की बहुत बड़ी कोशिश की। जितनी मेहनत उन्होंने की होगी उतनी शायद किसी लीडर ने या भारत में किसी ने किया होगा। भारतीय राजनीति में एक अनबूझ पहेली ही बने रहे, जिन्हें मान्यवर कांशीराम जी का आंकलन करते नहीं बना, वे कांशीराम जी को दलित लीडर घोषित करते रहे। लेकिन बहुजनवाद को हमेशा आगे बढ़ाने वाले कांशीराम जी की राजनीतिक सोच 85% तथा 15% पर आधारित थी। वे इस 85% में पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा माइनॉरिटीज को रखते थे और 15% में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को। बहरहाल भारतीय राजनीति के क्षितिज पर अपनी पूरी क्षमता से चमकने वाला ये सितारा पंजाब के रोपड़ जिले के खवासपुर गांव में एक रामदासी सिख परिवार में 15 मार्च 1934 में जन्मा। पिता हरि सिंह ब्रिटिश आर्मी में थे और मां का नाम बिशन कौर। कांशीराम की 3 बहनें तथा 2 भाई और भी थे। ये तो कहीं पता नहीं चलता कि उनका कभी छुआछूत से कोई व्यक्तिगत सामना हुआ हो। कांशीराम ने प्राथमिक शिक्षा उनके गांव खवासपुर से 2 किलोमीटर दूरी पर गांव मलकापुर में ली। इंटरमीडिएट तथा हाई स्कूल की पढ़ाई इस्लामिक स्कूल रोपड़ से पूरी की और गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ से ही बीएससी कर लिया और प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर देहरादून में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में उन्हें नौकरी मिली। लेकिन 1957 में कांशीराम जी ने इस नौकरी को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया कि उन्हें यहां नौकरी में बने रहने वाले बॉन्ड पर दस्तखत करने थे। ये उनकी आजाद ख्याली को दर्शाता है। लेकिन इसके बाद 1964 के आसपास कांशीराम जी ने महाराष्ट्र के पुणे में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री एक्सप्लोजिव में रिसर्च साइंटिस्ट का पद स्वीकार कर लिया। लेकिन यहां भी अधिकारों की स्वतंत्रता और उनकी रक्षा के संबंध में प्रशासन से उनकी बात कुछ बनी नहीं। दिना भाना, जो उन्हीं के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर अवकाश के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से प्रार्थना की। लेकिन सवर्ण ऑफिसर ने उनकी यह अर्जी रद्द कर दी और इसके लिए जब दिना भाना ने पूछताछ की तो उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया गया। कांशीराम जी से इस घटना का जिक्र उनके साथियों ने किया तो उन्होंने मामले को कोर्ट से सुलझाने की बात कही और केस जीत भी लिया। लेकिन इस घटना ने कांशीराम जी को झकझोर दिया। दिना भाना का ये केस जीतने के बाद वे नौकरी पर लौटे नहीं और उन्होंने नौकरी से इस्तीफा भी नहीं दिया। लेकिन इस घटना के बाद उनके मन में बाबा साहब को जानने समझने की लालसा बढ़ने लगी और ऐसे में उनके मित्र D.K. खापर्डे ने उन्हें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक एनहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ने के लिए दी। कांशीराम जी ने अपने भाषणों के दौरान कई बार इस बात का उल्लेख किया है। कांशीराम जी ने पहले कहा कि मैं बाबा साहब को ज़्यादा नहीं पढ़ा,
लेकिन बाबा साहब की एक किताब जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वो एक रात में मैंने 6 बार पढ़ी और मुझे लगा कि बाबा साहब ने अगर कहा है कि जाति भेद नष्ट हो सकता है, जाति खत्म हो सकती है, तो फिर हमने ये काम करना चाहिए। तो वो मैं काम कर रहा हूँ। और बाबा साहब की जो विचारधारा थी कि उन्होंने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो वो विद्रोह कर देंगे, तो उसी आधार पर उन्होंने काम शुरू किया कि हमें समाज को तैयार करना है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ने उन पर बड़ा गहरा असर डाला और बाबा साहब का आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए मैदान में कूद पड़े। कांशीराम जी का सार्वजनिक जीवन और आंदोलन में इस तरह प्रवेश करना इस बात को दर्शाता है कि सामाजिक आंदोलन की चेतना दिल की गहराइयों से आती है और यह एक ऐसा तथ्य है जो नौजवानों को इस बात के लिए प्रेरित भी करता है कि वे सामाजिक आंदोलन में अपना योगदान दें। उस समय मुझे कांशीराम साहब मालूम भी नहीं थे। कांशीराम साहब की ये मूवमेंट है, बामसेफ क्या, ये मुझे कुछ मालूम नहीं था। एक गायक होने की वजह से उन्होंने मुझे ऑफ़र किए थे और तब कामठी रोड पर धर्म काटा वहाँ बहुजन समाज पार्टी का ऑफिस था। तब DS4 थी, बहुजन समाज पार्टी शुरू होने की थी। तो उस समय मैं 3-4 लोग गायक लेके, मेरे साथ में हारमोनियम वादक वगैरह जो पार्टी थी मेरी, हम लोग पहले मूवमेंट के गाने गाते थे DS4 के। और DS4 के गाने हमारे होने के बाद में जब लोग इकट्ठा होते थे वहाँ पर, तो हम लोग वहाँ से अगले चौक में जाते थे। वो सब प्रोग्राम बना के हमको वहाँ से मिलता था। वो हमेशा कहते थे कि मैंने भारत को कई बार देखा है, मुझे भारत के देहात काफ़ी नज़दीक से देखने का मौका मिला है। मैं सबसे बड़ा मज़दूर हूँ, क्योंकि जितना मैं पैदल चला, जितनी साइकिल मैंने चलाई, जितनी बार मैंने रेलवे से सफ़र किया और जितनी बार मैं हवाई जहाज़ से चला, शायद ही भारत का कोई व्यक्ति चला होगा। वो ये मानते थे कि पूरे देश में जो दबा कुचला समाज है, बहुजन समाज है, यही मेरा परिवार है और उसके भलाई के लिए मैं काम करते रहूँगा। पे बैक टू द सोसाइटी। 1970 में कांशीराम जी ने पहली बार शेड्यूल कास्ट के मिडिल क्लास कर्मचारियों को गोलबंद करना शुरू किया। मान्यता ये थी कि शेड्यूल कास्ट के वे कर्मचारी जिन्होंने आरक्षण का लाभ उठाया है, उन्होंने अपने समुदाय के उत्थान में योगदान जरूर देना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ 6 दिसंबर 1978 में बामसेफ का जन्म दिल्ली में हुआ। 1978 में पूना के लोग, बॉम्बे के लोग, ऐसे कुछ 50-60 लोग दिल्ली गए और दिल्ली में करल बाग है, करल बाग में एक कमरा लिया और कमरे में ऑफिस चलाना लगे और वहाँ फिर बामसेफ का संकल्पना कुछ वहाँ बढ़ता। बामसेफ 6 दिसंबर 1978 को। बामसेफ मतलब बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। बामसेफ की सफलता के बाद कांशीराम जी ने अपने आंदोलन का दायरा बढ़ाते हुए समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाने की पहल की और 6 दिसंबर 1981 में कांशीराम जी की दलित शोषित समाज संघर्ष समिति आई, जिसे DS4 कहा गया। वो कहते थे कि समाज में जब तक के कोई स्ट्रगल नहीं होगा, जब तक के कोई आंदोलन नहीं होगा, तब तक समाज का उत्थान नहीं होगा। और DS4 उन्होंने चालू की। DS4 के माध्यम से कुछ पॉलिटिकल इलेक्शंस उन्होंने खड़े किए और इसके माध्यम से बहुजन समाज में जनजागृति और चेतना भरने का कार्य शुरू हुआ। तब DS4 अपने महापुरुषों के आंदोलन लोगों के घर घर तक पहुंचाता था, जिसे मान्यवर कांशीराम जी ने नाम दिया मेला ऑन व्हील्स, पीपुल्स पार्लियामेंट। मिरेकल ऑफ 2 फीट एंड 2 व्हील्स के तहत तो उन्होंने पूरे देश में जनजागृति का साइकिल मार्च चलाया। आंदोलन साल भर चलता रहे, इस दिशा में वो प्रोग्राम बनाते थे। साइकिल मार्च ये एक ऐसी उनके द्वारा दी हुई देन है बहुजन समाज के लोगों के लिए कि कम साधनों के द्वारा, कम पैसों के द्वारा आंदोलन किस प्रकार से गतिमान रखा जा सकता है, उसके नुक से मान्यवर कांशीराम जी के प्रयोगशील शैली से समाज के सामने आए। 1980 में बाबा साहब के पुतले के अनावरण के वक्त में वो नागपुर आए थे। तब से नागपुर में जब भी वो आए, करीबन
जो मेरे पास जो उसकी एंट्री है, जो मैंने लिखा है, उस हिसाब से करीबन 73 बार मान्यवर कांशीराम साहब नागपुर आए, अलग अलग सभा सम्मेलन मीटिंग रैलियों के लिए आए। और जब उनकी सभा सम्मेलन होती थी तो उसमें भी मैं नोटिंग करने का काम करता था। मान्यवर कांशीराम जी भारतीय मीडिया के चरित्र से भली भांति परिचित थे, इसलिए वे भारतीय मीडिया को मनुवादी मीडिया कहते थे। वे हमेशा इस तथ्य को बताते थे। मान्यवर कांशीराम जी भारतीय मीडिया के चरित्र से भली भांति परिचित थे, इसलिए वे भारतीय मीडिया को मनुवादी मीडिया कहते थे। वे हमेशा इस तथ्य को बताते थे कि मीडिया बहुजन समाज के जनजागरण एवं सामाजिक चेतना के लिए किए गए कार्यक्रमों की खबर को ब्लैकआउट करता है। इतना ही नहीं, दलितों पर अन्याय एवं अत्याचार की खबरों को भी सही परिप्रेक्ष्य में प्रकाशित नहीं करता। वे ऑप्रेस्ड इंडियन के अपने अंक में लिखते हैं कि जहां तहां छोटे स्तर पर हमारे लोग अपने आत्मनिर्भर प्रयासों से छोटे मोटे अखबार एवं पत्रिकाएं निकाल रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर मीडिया की आवश्यकता इतने बड़े पैमाने पर है कि लोगों के छोटे छोटे प्रयासों से ये बात बनने वाली नहीं है। हमें एक सुनियोजित एवं समग्र रूप से फैलाव लिए हुए समाचार सेवा का जाल खड़ा करने की आवश्यकता है, जो देश की लंबाई और चौड़ाई तक पहुंच सके। इसलिए उन्होंने वंचितों के आत्मनिर्भर मीडिया के निर्माण को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ऑप्रेस्ड इंडियन नाम की अंग्रेजी मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। फिर दिसंबर 1980 में उन्होंने इस तरह की मीडिया के काम को आगे बढ़ाने की योजना बनाई और लिखा, द ऑप्रेस्ड इंडियन के और 9 भाई होंगे जो कि वंचित समाज की सेवा करेंगे। 3 साप्ताहिक पत्रिकाएं होगी जिनका प्रकाशन 3 महत्वपूर्ण केंद्रों से होगा तथा 4 मासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन भारत की 4 विभिन्न भाषाओं में होगा। इसी क्रम में उन्होंने बहुजन नायक नाम से हिंदी एवं मराठी साप्ताहिक समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू किया और बहुजन संगठन नाम से साप्ताहिक समाचार पत्र 26 सालों तक चलाया। कांशीराम जी बहुजन संगठन के संपादक थे और आरंभ से लेकर अस्वस्थ होने के बावजूद प्रयाण तक वे इस समाचार पत्र के संपादक बने रहे। और जब 1980 में 30 मार्च 1980 में नागपुर से बहुजन नायक नाम का पहला अखबार निकाला गया बामसेब की तरफ से, 30 मार्च 1984 को जो है मान्यवर कांशीराम जी ने नागपुर से दैनिक जो है बहुजन टाइम्स मराठी वो शुरू करने का मन बनाया, ऐलान किया। कांशीराम कहते थे, वो पेन दिखाते थे ऐसा, यहाँ की सोशल सिस्टम कैसी है, ऐसी खड़ी है, ऐसी ही नहीं है। तो खड़ी सिस्टम में ऊपर ब्राह्मण रहता था, फिर वैश्य रहता था, फिर क्षत्रिय रहता था, फिर शूद्र रहता था। इस सिस्टम से के वजह से हमारे लोगों का शोषण होता है, हमारे पर अत्याचार होता है। इस सिस्टम को, खड़े सिस्टम को आड़ी सिस्टम बनाना, समांतर करना, यानी वर्टिकल सिस्टम को हॉरिजॉन्टल सिस्टम बनाना, यह उनका कार्य था। कांशीराम जी ने एक इस देश को नई विचारधारा दी और इसीलिए कांशीराम जी के बहुजन शब्द को पहले कोई जानता नहीं था, लेकिन कांशीराम जी ने उसको इतना ब्रांड पब्लिसिटी दिया कि अभी बहुत सारी संगठनाएं बहुजन के नाम से निर्माण की जा रही है। सामाजिक स्तर पर कांशीराम संभवतः बाबा साहब के बाद पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति, माइनॉरिटीज की एकता के लिए व्यावहारिक प्रयास किए। इस एकता हेतु उनके पास चौमुखी योजना थी। एक, उन्होंने बहुजन समाज की संकल्पना को आगे बढ़ाया, जो भारतीय समाज में एक नया प्रयोग था। पहली बार किसी नेता ने पिछड़े, दलितों एवं अल्पसंख्याकों को उनकी जनसंख्या के आधार पर उनकी ताकत का एहसास कराया। इस सोच के अंतर्गत ही उन्होंने पिछड़ों, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कन्वर्टेड अल्पसंख्याकों को बताया कि उनकी जनसंख्या इस देश में 85% है, परंतु फिर भी 15% जनसंख्या वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उन पर राज करते हैं। इसलिए अगर 15% वालों को सत्ता से हटाना है
तो 85% वालों को एक विचारधारा के आधार पर एक जगह लामबंद करना होगा। दूसरी ओर बहुजन समाज की एकता के लिए मान्यवर कांशीराम जी ने मनुवाद के माध्यम से एक ऐसे विरोधी का स्वरूप तैयार किया जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन समाज को आसानी से एक छतरी तरह लाया जा सके। तीसरी तरफ बहुजन एकता हेतु इस समाज के समाज सुधारकों से युक्त एक समूह भी स्थापित किया जो महाराष्ट्र से क्रांतिबाज ज्योतिराव फुले, छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, केरल से नारायण गुरु तथा तमिलनाडु के पेरियार E.V. रामास्वामी नायकर इस समूह में शामिल किए। इन समाज सुधारकों को कांशीराम जी ने इनके प्रांतों से निकालकर अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित किया और कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। कांशीराम की यह सोच थी कि उसको ब्रॉड बेस ऑल इंडिया की मूवमेंट बनाने का उनका सोच था और मास बेस, ये मिशन मासेस को, लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में, क्रांतिकारी आंदोलन में इन्वॉल्व करने के लिए मासेस का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए मासेस को, बहुजन समाज के मासेस की, वो बोलते थे कि मासेस हमारे 85% लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के 15%, शेड्यूल ट्राइब के 7.5%, ओबीसी के 52% और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज है, रिलीजियस कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, इनको मिला के हमारा 85 तक के फिगर जाता है। और 85 लोग होने के बावजूद भी हमारा शोषण होता है, तो ये बहुत बुरी बात है। इसलिए उन्होंने 85 लोगों को ऑर्गेनाइज करके ये ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी इंडिया में पहली बार रखी। पहला उनका जो मकसद था कि दलित समाज की मूवमेंट को बहुजन समाज की मूवमेंट बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। अभी महाराष्ट्र के लोग साथी उस चीज़ को किस तरह से लेते हैं ये तो कोई जाने, लेकिन कांशीराम जी ने दलित मूवमेंट से इस मूवमेंट को बहुजन मूवमेंट बनाया है। और दूसरा ऐसा काम उन्होंने किया है कि स्पष्ट रूप से उस बहुजन मूवमेंट की कंसेप्ट भी क्लियर कर दी है। 1585 ये जो उन्होंने कंसेप्ट दी थी उससे सब क्लियर हो गया था कि हमें लड़ाई किससे लड़नी है और दोस्ती किससे करनी है। मान्यवर कांशीराम जी संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखते थे। उनको ये विश्वास था कि प्रजातंत्र में वोट का महत्व बहुत होता है और वोट के सही प्रयोग से सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है। वे अक्सर अपने कैडर कैंपों तथा रैलियों में अपने अनुयायियों को सहजता से समझाते थे कि प्रजातंत्र में राजा और रंग के वोट की एक ही कीमत होती है। वे एक समीकरण से बताते थे कि 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। उन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में अपने लोगों को ये भी समझाया कि मनुवादी समाज उनके वोटों के आधार पर ही राज करता है। उन्होंने सवर्णों को भी आगाह किया कि उन्होंने बहुजन समाज को बहुत दिनों तक बेवकूफ बनाकर उनके वोटों पर कब्जा कर राज किया है, अब ये नहीं चलेगा। अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिबद्धता के कारण ही उन्होंने कहा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मान्यवर कांशीराम जी के व्यक्तित्व की खास जो बात थी वो हसत मुक्ते, सोच समझकर कोई भी फैसला लेने वाले थे। कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करके ही वो कोई भी नीति बनाया करते थे। उनका जो खास लीडरशिप का जो खासियत हमारे नज़र में आया कि वो हमेशा जनसंपर्क बनाए रखते थे। हमको जो समाज से मिला है तो हमने भी समाज को देना चाहिए। ये पे बैक टू सोसाइटी की जो भावना है वो कांशीराम जी ने पहले ये की और उन्हें जैसे जैसे जो है एक एक सूत्र जो बताते गए, फिर उन्होंने ये किया कि यहाँ की सोशल सिस्टम कैसी है। तो कुछ लोग जो है, मुट्ठीभर लोग जो है, बहुत सारे बहुजन समाज के लोगों का शोषण करते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये नारा देकर उन्होंने 1585 का सूत्र बताया और वो बताने के बाद में उन्होंने उस दिशा में काम करना शुरू किया। वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। वोट की इस राजनीति के द्वारा सामाजिक परिवर्तन के बड़े ध्येय के लिए उन्होंने राजनीतिक सत्ता को साधन माना। वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। वोट की इस राजनीति के द्वारा सामाजिक परिवर्तन के बड़े ध्येय के लिए उन्होंने
राजनीतिक सत्ता को साधन माना और उसे प्राप्त करने के लिए 14 अप्रैल 1984 में बसपा की स्थापना की, बहुजन समाज पार्टी। बहुत जल्द ही प्रजातंत्र में वोट की बदलती हवा के परिणाम आने लगे और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के मात्र 10 वर्षों में ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में सवर्णों के वर्चस्व का खात्मा हो गया। बीएसपी का इस देश का मैं पहला उम्मीदवार हूँ और कांशीराम जी का जो तरीका था काम करने का, इसलिए मैं बहुत आकर्षित हुआ, क्योंकि वो व्यक्ति निष्ठा तो बढ़ाने के बजाय विचार निष्ठा बढ़ाने में ज़्यादा कोशिश करते थे। और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से उन्होंने मूवमेंट काफ़ी आगे बढ़ाई। बहुजन समाज पार्टी पहले तो इलेक्शन लड़ती थी, पर वो रजिस्ट्रेशन करके रिकॉग्नाइज नहीं होती थी। तो कांशीराम साहब ने 5-6 स्टेटों में इलेक्शन लड़े और 4 स्टेट में उसको रिकग्निशन मिला, और रिकग्निशन मिलने के बाद में वो ऑल इंडिया का रिकग्नाइजेशन पार्टी बनी। अभी इंडिया में उतनी बड़ी पार्टी बहुजन समाज लोगों की दूसरी पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी स्थापन हुई, उसके बाद मैं साहब के ऊपर एक गीत लिखा, वारे वाह धन्य कांशीराम। 4 अक्टूबर 2000 में उस दिन पंजाबराव देशमुख हॉल में प्रोग्राम हुआ था और उस प्रोग्राम में मैंने वो गीत गाया। साहब को इतना गीत पसंद आया, वो वारे वाह धन्य कांशीराम। तो मैं वो एक लाइन बोल के बताता उसकी। फुले शाहू भीमानंतर बहुजनांचा वाली, घरोघरी पेटविल्या क्रांतीच्या मशाली, या कामाचे कुणा काही मागितले ना दाम, वारे वा धन्य कांशीराम, वारे वा धन्य कांशीराम, वारे वा धन्य कांशीराम। कांशीराम जी की राजनीतिक सोच का एक अन्य पहलू है उनकी धर्मनिरपेक्षता का अपना ही ढंग। उन्होंने राजनीति में कभी भी अपने आप को मुसलमानों का सरपरस्त घोषित नहीं किया। उन्होंने कभी भी ये दावा नहीं किया कि यदि मुस्लिम समाज बसपा को वोट देगा तो बसपा उनकी सुरक्षा या अन्य फायदे पहुंचाएगी। कांशीराम जी का मानना था कि मुस्लिम समाज की सुरक्षा कोई भी पार्टी तब तक नहीं कर सकती जब तक मुस्लिम समाज अपनी सशक्त एवं आत्मनिर्भर लीडरशिप पैदा नहीं करता। फुले शाह अम्बेडकरी जो ये चळवळ है, ये मानवतावादी चळवळ है। ये चळवळ इस देश के अंदर में परिवर्तन ला सकती है। 1995 में जब बसपा की पहली सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया और मुस्लिम समाज के 4 मंत्री बनाए। अल्पमत तथा भाजपा से समर्थन लेने के पश्चात भी बसपा ने 1995 में मथुरा में कार सेवा करने से भाजपा को रोका। कार सेवा से ही नहीं रोका बल्कि 1992 में हुए बाबरी मस्जिद के विध्वंस को दोबारा मथुरा में होने से रोका। यहाँ पर सामाजिक समानता की भी आवश्यकता है और आर्थिक बराबरी भी इस देश में लाना हमारा कार्यक्रम है, हमारा उद्देश्य है। लेकिन उसके लिए जन जागृति बहुत बड़े पैमाने पर करके ही और लोकतंत्र के माध्यम से ही इस देश की हुकूमत अपने हाथों में हम ले सकते हैं। एक बार कांशीराम जी ने मनी माफिया और मीडिया का नारा देकर चुनाव लड़ा था। तो एक जगह तो चुनाव उन्होंने लड़ा था दिल्ली में, तो वो दिल्ली में चुनाव एचकेएल भगत के खिलाफ लड़ा था और अमेठी में चुनाव राजीव गांधी के खिलाफ, यानी दोनों के खिलाफ एक ही चुनाव में वो खड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि ये माफिया भगत है और मनी और मीडिया का प्रतिनिधि राजीव गांधी है। तब राजीव गांधी ने उनके पास प्रस्ताव दिया था, खुद एचकेएल भगत को भेजा था कि कांशीराम जी आप अमेठी से अपना नाम वापस ले लीजिए, उसके बदले में एचकेएल भगत आपके दिल्ली के निर्वाचन क्षेत्र से नाम वापस लेगा, हम यहाँ आपको जिताएंगे, उधर राजीव जी जीतेंगे। राजीव जी ने भी मैसेज भेजकर कहा था कि कांशीराम जी मैं आपको संसद में देखना चाहता हूँ। तो कांशीराम जी ने कहा था कि मैं भी खुद को संसद में देखना चाहता हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने संसद में पहुँचना चाहिए, लेकिन आपके सहयोग से नहीं, मेरा बहुजन समाज तैयार करके मैं संसद में आना चाहता हूँ। मान्यवर कांशीराम जी अपने आप को अम्बेडकरवाद का मात्र एक सिपाही घोषित करते रहे। वे कहा करते थे कि मैं बाबा साहब के मिशन को व्यावहारिक जामा पहना रहा हूँ। मान्यवर कांशीराम जी बाबा साहब का दूसरा स्वप्न भारत को बौद्धमय बनाना,
ये सपना भी अधूरा ही छोड़कर चले गए। जबकि मान्यवर कांशीराम जी का मानना था कि भारत में अगर समतामूलक समाज की स्थापना करनी है तो भारत को बौद्धमय बनाना होगा। वो हमेशा कहते थे कि मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का भारत होगा, लेकिन सम्राट अशोक का भारत मतलब प्रबुद्ध लोगों का भारत, जहाँ सोच विचार करने वाले लोग रहते हैं। विज्ञानवाद और इंसानियत का बोलबाला जिस देश में होगा, ऐसा सम्राट अशोक के सपनों का भारत हम बनाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए हमें इस देश का हुक्मरान बनना बहुत जरूरी है। इसी संदर्भ में मान्यवर कांशीराम जी ने 2002 अप्रैल में कहा था कि 2006 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बाबा साहेब के धर्म परिवर्तन की स्वर्ण जयंती पर मैं और उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सलाह पर वे बौद्ध धर्म को अवश्य अपनाएंगे, परंतु ये हो नहीं पाया। कांशीराम जी 2006 के अक्टूबर माह की 9 तारीख को ही हम सब से विदा लेकर चले गए और इस तरह कांशीराम जी इस सपने को अधूरा ही छोड़कर चले गए। तो वो हरदम बहुजन समाज की मूवमेंट किस तरह से डेवलप हो, इस्टेब्लिश हो, इस तरह से ज़्यादा सोचते थे, उस दिशा में प्रयासरत रहते थे। मान्यवर कांशीराम जी के लीडरशिप की एक खास बात यह है कि वो हमेशा प्लान खुद बनाते थे, इनिशिएशन खुद लेते थे। कोई भी काम करने की उनमें किसी भी प्रकार की ऐसी अहंकार की बात नहीं थी। बड़े नम्रशील वो व्यक्तित्व के धनी थे। हमेशा लोगों के बीच में जाते थे, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते थे। अगर राजनीतिक मूल्यों को छोड़ दिया जाए तो कांशीराम को कांशीराम बनाया है उनके अथक परिश्रम, त्याग और सामाजिक धारा को मोड़ने वाली क्षमता ने। उनके जीवन का त्याग उनको वर्तमान जीवित नेताओं की पंक्ति में सबसे आगे खड़ा करता है। पेंटिंग स्क्वाड के साथी हमेशा ये कहा करते थे कि रात बेरात मान्यवर कांशीराम जी हमें मिलने के आया करते थे। हमें मिलकर हमें इतना अच्छा लगता था कि हमारा सर्वोच्च नेता हमारे बीच में है। वो रात नहीं देखते थे, समय नहीं देखते थे, कभी भी कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर उनका हौसला अफजाई करने का कार्य मान्यवर कांशीराम जी के द्वारा हमेशा होता था। एक बार क्या हुआ, दिल्ली के ऑफिस में बैठे थे, उनको पेन की जरूरत थी लिखने के लिए। मैंने जेब से पेन निकाल कर उनको दिया और पेन निकाल कर दिया, वो जैसे लिखने लगे वो ब्लैक कलर का था, फेंक दिया उन्होंने। क्यों, तुमको ब्लू कलर का पेन मिलता नहीं क्या? तो पेंटिंग के बारे में वो इतने सख्त थे कि हर जगह आप लोग नीले कलर से ही पेंटिंग करो, लिखो, जो भी करना है। मान्यवर कांशीराम साहब करीबन 6 रैलियाँ कस्तूरचंद पार्क पर उनके मौजूदगी में हुई। 6 सभाएं ऐसी हुई जो एक दिन में उन्होंने 6 सभा नागपुर से तुमसर, गोंदिया, तिरोडा, पौनी, अड्यार, उमरेड, नागपुर, इस टाइप की एक दिन में 6 सभाएं उन्होंने लेने का काम किया। एक दिन में नागपुर में ही उन्होंने 6 विधानसभा में 6 सभाएं लेने का काम किया। इतना ही नहीं तो एक दिन में करीबन अकेले नागपुर में 6 सभा कंटिन्यू, जिसको हम 24 घंटों में से 20 घंटे तक उनकी वो चली। ऐसा उनका हमने वो स्वरूप देखा, उनका स्पीच सुने कि वो कभी थकते नहीं थे। बहुजन टाइम्स का डेली का काम शुरू हुआ तब मान्यवर कांशीराम जी, जो हमारा उस समय कामठी रोड के पर प्रेस था, वो बहुत पुराना प्रेस था, जैसा वो टाइप फाउंड्री का प्रेस था। तो उस समय 5 दिन और 5 रातें, मतलब मान्यवर कांशीराम जी सोए नहीं, ना वो सोए ना हमको नहीं सोने दिया। तो कांशीराम साहब का गुस्सा भी देखा मैंने दिल्ली के बोट क्लब पे। एक बार एक कार्यकर्ता के संदर्भ में बहुत गुस्सा आया उनको, तो उनको गुस्सा कैसे पीना वो मैंने कांशीराम साहब से देखा। ऐसे हाथ करते थे वो और ऐसा करके बिल्कुल ऐसा हाथ को ऐसा फेंक देते थे, यानी समझ जाओ कि गुस्सा खत्म। मान्यवर कांशीराम जी ने इस परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रतिज्ञाएं की थी जिसे उन्होंने जीवन पर्यंत निभाया। उन्होंने कहा था कि उनका कोई परिवार नहीं होगा, वे कभी विवाह नहीं करेंगे, वे कभी किसी जन्म दिवस, विवाह एवं मृत्यु से संबंधित कार्यक्रम में नहीं जाएंगे और ना ही उनके नाम पर कोई संपत्ति होगी।
मान्यवर कांशीराम जी जीवन पर्यंत आत्मनिर्भर बहुजन आंदोलन बनाने के लिए अपनी ऊर्जा खर्च करते रहे और इसी कारण उन्होंने कभी कोई राजनीतिक कुर्सी अपने लिए नहीं ली। जबकि गठबंधन की राजनीति के इस युग में अनेक पार्टियां उन्हें उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति का पद देने के लिए तैयार थी। अपने राजनीतिक आंदोलन के सामाजिक सरोकार के कारण ही मान्यवर कांशीराम जी विशुद्ध राजनीतिक नेता नहीं बन पाए, लेकिन जीवन भर मिशनरी लीडर बने रहे। फूले शाहू भीम के बाद बहुजनों के वाली, फूले शाहू भीम के बाद बहुजनों के वाली, बहुजन हित की भारत में वो करते हैं रखवाली। इस काम का किसी को भी मांगते थे ना दाम, वाजीवा धन्य कांशीराम। सपने भीम के पूरे करने की तमन्ना दिल में, घर घर में बहुजनों को जताते हैं मिलने। जमात हमारी यहाँ की है ये हुक्मरान, सुन के मनुवादी यहाँ हो रहे हैरान। इस काम का किसी को भी मांगते ना दाम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम।